स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा एथलीट बन सकता था, लेकिन सिस्टम के फेलियर के चलते वो एक डकैत बन जाता है। और वो भी कोई ऐसा वैसा डकैत नहीं, वो डकैत जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था भारत के पहले जनरल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको टर्न करने के लिए। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो रहा था, ये सब आज आपको पता चलने वाला है। और बड़ा सवाल कि आखिर ये व्यक्ति है कौन या था कौन। नाम था भूपत सिंह चौहान। वो भूपत सिंह चौहान, और ये वो नाम जो उस समय पर राजे रजवाड़ों के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के लिए खौफ का पर्याय बन चुका था, खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। ना ही रॉयल आर्मीज़ उसको पकड़ पाई, ना ही ब्रिटिश की जो फोर्स थी अंग्रेज़ों की, वो उसको कभी पकड़ पाई। और इनफैक्ट आज़ादी के बाद तक भी उसने नाक में दम करके रखा था भारत सरकार के, पूरी गवर्नमेंट के। ये सब चीज़ें जब उसके साथ थीं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। और उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की थी, ये कहा था कि हमें भूपत सौंप दो। क्या ये पूरी कहानी है, सब कुछ आपको पता चलेगा। डिटेल में इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो शुरुआत हुई साल 1920 से। भारत उस समय पर अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था। कुछ रियासतें बची थीं, कुछ रजवाड़े बचे थे, लेकिन वो भी अंग्रेज़ों के कठपुतली मात्र थे, उनके इशारों पर काम करते थे। इसी दौर में गुजरात के अमरेली ज़िले के वरवला गांव में जन्म हुआ भूपत सिंह चौहान का। भूपत उसका नाम उसके माँ बाप ने रखा, क्योंकि भूपत का मतलब था भूमि का स्वामी, तो उन्होंने अपने बच्चे का ये नाम रखा। मकवाना राजपूत फैमिली से बिलोंग करता था। ये वो लोग थे जो सिंध से आकर राजस्थान के झालावाड़ में बेस हुए थे, सेटल हुए थे, तो उस फैमिली से बिलोंग करता था ये। बचपन जो था भूपत सिंह चौहान का, वो वागनिया में बीता। वागनिया जो दरअसल उस समय पर बड़ौदा स्टेट के पास में एक छोटी सी गिरासिया रियासत थी। अब ये जो गिरासिया रियासत होती हैं, वो दरअसल कई सारे ऐसे जो छोटे प्रिंस होते हैं, एक तरह से ये मान लीजिए कि कुछ ऐसे राजकुमार जो कि उनके भाई राजा हैं, उनके बीच में लैंड का जो ज़मीन है उसका डिवीज़न हुआ। उसके बाद में जो छोटे छोटे पार्ट्स बांट दिए जाते हैं, तो उनको बना दिया जाता है गिरासिया रियासत। तो ऐसे ही एक रियासत थी वागनिया। वागनिया के राजा थे अमरावाला। अमरावाला के दरबार में भूपत की समय के साथ में जब वो बड़ा हुआ, तो एंट्री हुई। इस तरह से कुछ एंट्री हुई थी कि वो वहाँ पे घोड़ों को ट्रेनिंग देता था। घोड़ों के साथ में खुद भी दौड़ता भी था, ट्रेनिंग भी करता था। बताया जाता है कि अमरावाला राजा के दरबार के अंदर उस समय पर उनके प्राइवेट जो उनका अस्तबल था, उसमें 70 काठियावाड़ी घोड़े थे। काठियावाड़ी नस्ल के 70 घोड़े थे। और सुबह से शाम तक भूपत को देखा जाता था उन घोड़ों के साथ में ट्रेनिंग करते हुए, यानी कि उनको लंबी लंबी जो दौड़ होती थी उसमें वो उन घोड़ों के साथ भागता था। यही वजह रही कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, एक तो बहुत ज़्यादा हाइट उसकी बढ़ गई थी, लंबा हो चुका था, और दूसरी चीज़ बहुत मस्कुलर, कटीला एकदम उसका शरीर हो गया था। बचपन से ही ये देखा कि बहुत ज़्यादा बहादुर था भूपत। घुड़सवारी का टैलेंट ऐसा था, और लोग तो इस तरह की बातें भी करते थे कि जितनी तेज़ वो भागता है, ऐसा लगता है कि भगवान का तोहफा है ये उसके लिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो नोट्स में मिलता है, कि ओलंपिक्स में अगर भाग ले तो कोई हरा नहीं सकता। हवा से बातें करता है, इतनी तेज़ भागता है, घोड़ा बहुत शानदार चलाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में जुड़ी थी बचपन से। खैर, वागनिया में उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट था वो सब हुआ। इंटेलिजेंस भी बढ़ा, बुद्धिमत्ता बढ़ी, तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ी। और यही सब देखते हुए वागनिया के जो राजा थे, इनफैक्ट जो राजा का दरबार था, वहाँ पे उसको अब जॉब मिल जाती है, प्रॉपर जॉब। प्रमोट होते हुए ADC की रैंक तक भी पहुँचा। तो बढ़ता जा रहा था अपने इन सब चीज़ों में, प्रमोट भी हो रहा था। इस बीच में उसको खेलों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा शानदार भी था। दरबार में जितने भी जो हॉर्स राइडिंग के कॉम्पिटिशन, रेस के कॉम्पिटिशन होते थे, शॉर्ट पुट का कंपटीशन होता था, तो इन सारे इवेंट्स में वो भाग लेता था, प्राइज़ भी लेता था। पहला ही कंपटीशन जो उसने खेला था, उसमें 7 गेम्स हुए थे, और 7 के 7 में वो 2nd प्लेस पर आया था। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में जुड़ी थी। इसके बाद उसका दूर दूर तक नाम भी फैला। कई लोग उसको उसके नाम से जानते थे, उसकी पर्सनैलिटी को देख कर जानते थे। 1941 में, तो आप अगर तस्वीर में भी देखेंगे आपको तस्वीर मिलेगी, 1941 में बड़ौदा के महाराज प्रताप सिंह राव गायकवाड़ ने एक 24 स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। और इस इवेंट के अंदर 22 प्रिंसली स्टेट से लोग आए थे शामिल होने के लिए, जो कैंडिडेट्स थे इन स्पोर्ट्स के अंदर। इन 24 गेम्स में 13 ऐसे गेम थे जो कि मेडल जीते, जिनमें भूपत सिंह चौहान ने, उसका एक फ़ोटो भी है उस समय का, 13 मेडल जीते थे, 6 गोल्ड और 7 सिल्वर।
तो इस तरह का एक स्पोर्ट्स एथलीट था। आगे जाता अगर इस फील्ड में तो बहुत शानदार चीज़ें हो सकती थी, लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 1947 आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स खतरे में आ गए। उनको लगा कि अब हमारा जो दर्जा है वो छिन जाएगा। यहाँ पे प्रजामंडल भी बना दिए गए थे। इसी के चलते कई सारे प्रिंसली स्टेट्स के अलग अलग दावे सामने आ रहे थे। तो जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला लिया था। खैर बाद में ऐसा नहीं होने दिया गया, लेकिन ये जो फैसला उन्होंने लिया था तो इसके बाद कम्युनल राइट्स देखने को मिले थे कई जगहों पर। गुजरात के अंदर भी राइट्स हुए। कम्युनल राइट्स जब हुए तो यहाँ पे भूपत सिंह चौहान के ऊपर एक आरोप लग गया, क्योंकि अब वो पूरी तरह से जवान हो चुका था, 21-22 साल की उम्र थी। इन राइट्स में उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि एक मुस्लिम आदमी को उसने मार दिया है, जान से मार दिया है। तो ये इल्ज़ाम जब लगा तो अब ये भूपत का, आप ये मान लीजिए कि यहाँ से जो एक एथलीट भूपत था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। इसके बाद दो बड़ी घटनाएं हुई। दो बड़ी घटनाएं कुछ ये थी कि पहली तो ये थी कि भूपत का एक बहुत ही करीबी क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड, रिलेशन में उसके भाई भी लगता था वो दूर का, राणा भगवान डांगर। तो जो राणा था, राणा की बहन का दरअसल उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया था कुछ लोगों ने, जिनकी पुरानी दुश्मनी थी राणा से और भूपत सिंह चौहान से। तो उन लोगों ने जब इसकी बहन के साथ ये सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया तो राणा ने रिवेंज लेने के लिए उन लोगों के ऊपर हमला किया एक दिन, और उस हमले में यहाँ पे भूपत भी शामिल था। भूपत ने खैर यहाँ राणा को बचाया भी उन लोगों से, लेकिन उसमें भी एक व्यक्ति की जान जाती है। और उसके बाद एक तरह से इस फॉल्स केस में, क्योंकि उसने भूपत ने मारा नहीं था, वो बचा रहा था अपने दोस्त को राणा को, लेकिन यहाँ एक फॉल्स केस था, उसमें जेल हो जाती है भूपत सिंह चौहान को। एथलीट उसके अंदर का पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसके बाद दूसरा केस बताया जाता है, दूसरी घटना राजकोट के पास में बांसवाड़ा गांव है, वहाँ पे एक मुस्लिम ट्रेडर रहते थे। तो उनके घर में बहुत बड़ी डकैती हुई, बहुत बड़ी चोरी हो जाती है, और इस चोरी के अंदर वागनिया कोर्ट में जब ये मामला गया तो पुलिस ने इसमें भी भूपत सिंह चौहान को पकड़ा था। इसमें नाम सामने आया, कई बड़े लोगों ने, उस समय के वहाँ के वकीलों ने नाम लिया कि इसमें भूपत सिंह चौहान शामिल है। यहाँ से भी उसको जेल डालने का, जेल के अंदर सज़ा, लंबी सज़ा देने का फैसला ले लिया गया था। लेकिन भूपत ये जानता था कि अगर यहाँ पे इस केस में अब सज़ा होती है तो वो बुरी तरह फंस जाएगा, और यहीं से उसने एक बड़ा डिसीजन लिया था अपने जीवन का। उसने अपने दोस्त को, राणा को साथ में लिया और यहाँ जेल से फरार हो जाता है। तो अब जब जेल से भागा भूपत सिंह चौहान राणा के साथ में, इस बीच में एक और इंसिडेंट हुआ था कि राणा के पिता की किसी ने हत्या कर दी थी। जेल से भागने के बाद में राणा और भूपत सिंह चौहान ने अपना पहला एक जो जुर्म था वो किया। अमरेली के पास में एक नाजपुर गांव है, नाजापुर गांव, वहाँ पे ये लोग जाते हैं और राणा के जो पिता का कातिल था उसको ढूंढते हैं और वहाँ पे उसकी हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। ये भूपत सिंह चौहान का पहला एक तरह से जुर्म था, जो उसने एक्चुअल में कबूला, बाद में किया भी था, सब सामने था, इसके सबूत थे। इसके बाद इसने जंगलों में भागना उचित समझा और अपना एक गैंग बना लिया। एक गैंग जिसमें खुद भूपत होता था, राणा होता था, और इनके साथ एक और आदमी था जो इनका दोस्त था। ये जो गैंग था वो शुरुआत में बहुत छोटा दिख रहा था, सिर्फ 2 लोगों के साथ में शुरू किया था, लेकिन समय के साथ 42 लोगों का एक गैंग हो गया। भूपत अकेला ऐसा पहला उस समय का डाकू था, डकैत था, जिसने अपने गैंग को स्ट्रैटेजिकली चलाना शुरू कर दिया। उसने अपने ग्रोह को, इन 42 लोगों के ग्रोह को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 अलग अलग गैंग उसके अंदर ही बना दिए। दोनों गैंग के अपने अलग सरदार होते थे, यानी 2 और सरदार होते थे, लेकिन जो मेन डिसीजन था वो हमेशा भूपत सिंह चौहान लेता था। तो इस तरह से उसने 21-21 के ग्रुप में दोनों अपने जो टोलियां थी, 2 टोलियां बनाई, उनको बांट दिया। हर ग्रुप का एक सरदार भी होता था। दोनों टोलियां जो थी वो जंगल में अलग अलग जगह, आप देखिए, गिर के घने जंगलों में ये लोग खो जाते थे, यहाँ से वहाँ फैल जाते थे, इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता था। इस बीच में भूपत ने, उसके साथ के गिरोह के लोगों ने आदिवासियों से जो पक्षियों की, पशुओं की आवाज़ें हैं वो सब निकालनी सीखी, जिससे कि चकमा दे सकें पुलिस को। पुलिस की रिपोर्ट्स में ये तक लिखा गया है कि जब भी पुलिस उनको घेरती थी, भूपत सिंह चौहान के गिरोह को, तो वो बच जाता था, क्योंकि वो जंगल में उसको पकड़ पाना मुश्किल था। वो किसी भी तरह से आवाज़ें निकाल के निकल जाता था यहाँ से वहाँ। ऐसा ही हमने वीरप्पन के केस में भी सुना है। वीरप्पन के ऊपर एक डिटेल एपिसोड किया था, तो वो भी यही चीज़ें करता था, पशु पक्षियों की जंगल के अंदर आवाज़ें ऐसे निकाल के पुलिस को चकमा देना, कुछ भी ऐसी चीज़ें करना, डराना। तो ये सारी चीज़ें भूपत के साथ में भी जुड़ी थी उस समय से। टारगेट उसके कौन लोग होते थे वो समझिए, वो हमेशा वेल्दी जो फार्मर्स थे, पैसे वाले, उनसे लेकर पुलिस ऑफिसर्स बड़े बड़े, उन सबको टारगेट पे लेता था। 70 से ज़्यादा मर्डर जो हैं उनके आरोप हैं उसके ऊपर कि उसने ये किए हैं।
8,40,000 की, उस समय पर, ये हम 1947 के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, तो उस समय पर 8,40,000 रुपये की जो लूट है वो उसने की थी। आंकड़े यही बताते हैं, इस तरह की उसने लूटें की, वारदातें की। और लूट के बाद क्या करता था कि जितना भी पैसा था उसमें से एक बड़ा प्रतिशत उसका गरीबों में बांट देता था। तो इस वजह से उसकी जो रॉबिनहुड की इमेज थी, अब वो भी यहाँ से बनती जा रही थी। और यही रॉबिनहुड की इमेज जो थी, वो एक इंसिडेंट उसका बताया जाता है कि राजकोट के एक ज्वेलर के, एक सुनार के पास से उसने सोने और चांदी के सिक्के, डकैती डाली वहाँ पे, उसकी दुकान में सोने और चांदी के सिक्के ले गया। और उसके बाद पूरे राजकोट में मेन चौराहे पर वो सिक्के जो थे सोने चांदी के, वो बिखेर दिए। गरीब लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया, बोला कि ये सिक्के तुम लोग बटोर सकते हो। और उसके बाद वो पूरे सिक्के ख़त्म हो गए, गायब हो गए, सब लोग ले गए थे। तो ये सारी चीज़ें वो करता था, लेकिन इसके साथ में क्रूर भी बहुत ज़्यादा था। उसकी क्रूएलिटी बहुत ज़्यादा थी। बताते थे कि गद्दार लोग उसको बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो गद्दारों के साथ में ये नहीं करता था कि उनको मार दे, वो उनके नाक और कान काट देता था। ऐसे 40 केसेस, 40 से ज़्यादा ऐसे केसेस मिलते हैं। इनफैक्ट सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पे अभी भी 4 लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये खुद बताते हैं कि भूपत का ये मानना था कि किसी को मारने से बेहतर है कि उसको लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर डर फैले। ये सब चीज़ें करने की वजह से उस समय पर आप ये देखिए कि भूपत का नाम सिर्फ भारत के अंदर नहीं, यहाँ से वहाँ लोग इसकी बात कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के रॉबर्ट ट्रनबेल ने उस समय पर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इटली के एक बहुत बड़े अपराधी के साथ में, सल्वाटोर गुलियानो के साथ, इसको भूपत सिंह चौहान को कंपेयर किया था, ये कहते हुए कि ये दोनों ही पीपल्स बैंडिट हैं। ये दोनों ही पीपल्स बैंडिट हैं, दोनों रॉबिनहुड की छवि लिए हुए हैं, लोगों के प्यारे हैं, लेकिन सरकार की नाक में, शासन की नाक में दम कर रखा है। इन सब के अलावा भूपत के साथ एक और बात जुड़ी हुई थी कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करता था। और इनफैक्ट उसने अपने पूरे गिरोह को ये ऑर्डर दिया हुआ था कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, महिलाओं का सम्मान करना है, उन पे कभी भी हाथ नहीं उठाना है, कभी भी चिल्लाना नहीं है। इनफैक्ट 1947 के कम्युनल राइट्स में ये सामने आता है रिपोर्ट में कि सैकड़ों महिलाएं थीं जिनकी उसने इज्जत बचाई थी, उसके गिरोह ने इज्जत बचाई थी, और इसी वजह से वो गरीबों का और ख़ासकर महिलाओं का मसीहा बन गया था। और पुलिस की रिपोर्ट ये बताती हैं कि कई बार उसको गिर के घने जंगलों के आसपास, जहाँ पे लोगों की बस्ती थी, वहाँ पे उसको घेरा भी गया, लेकिन हर बार महिलाएं बीच में आ जाती थीं और इसी जगह पर जो गिर के घने जंगल थे, वहाँ पे कुछ बस्तियों से महिलाओं को अरेस्ट भी किया था एक बार पुलिस ने। ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर कि भूपत सिंह चौहान को उन्होंने भगा दिया, पुलिस के सामने से भगा दिया जब वो उसको पकड़ने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद फाइनली ये जो सारी चीज़ें थी, जब खबरों में आई कि पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार किया, इस तरह से इल्ज़ाम लगे पुलिस के ऊपर भी, तो ये विवाद बढ़ा, तो वहाँ से फिर सारी महिलाओं को रिलीज़ किया। लेकिन ये असल बात थी कि महिलाएं उसको प्रोटेक्ट करती थीं और भगा देती थीं, बचा लेती थी हमेशा पुलिस से। ये सब चीज़ें चलती हैं। आज़ादी के बाद 1948 में उसके कारनामे जो थे, एक तरह से या कहें उसके क्राइम जो थे, वो पीक पर पहुँच गए थे। लोग, पूरे प्रशासन, शासन सब परेशान थे। यहाँ तक बताया जाता है पुलिस पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। सौराष्ट्र के उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, रसिक लाल, वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया था कि अगर भूपत सिंह चौहान को पकड़ा नहीं गया तो पुलिस की 25% सैलरी कट कर दी जाएगी। और सैलरी कट कर भी दी गई। कई महीनों तक सैलरी कट रही, लेकिन भूपत फिर भी हाथ नहीं आया था। एक और मिथ इसके साथ में जुड़ा है, इस डकैत के साथ। एक मिथ इस तरह का है, अब ये सच्चाई है या नहीं इसका आपको पता चलेगा अभी। वडोदरा के गायकवाड़ फैमिली के पास में एक लेटर पहुंचा था जब उनके 42 नौकर जो थे, उनका रिटायरमेंट हो रहा था, उनको रिटायर किया जा रहा था। तो ये लेटर पहुंचा जिस पे साइन थे भूपत सिंह चौहान के, और ये कहा गया कि 5-5 बीघा ज़मीन 42 नौकरों को दो, वरना अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, उनके रिटायरमेंट पर। और साइन नीचे थे भूपत सिंह चौहान। लेकिन कई सारे रिसर्चर हैं, जिनमें जीतू भाई ढाडल हैं, जिनकी किताब है एक हाथों भूपत, उसमें उन्होंने ये इस बात को मिथ बताया। उन्होंने कहा है कि ये मिथ था, इसमें कोई भी इसके एविडेंस, प्रमाण नहीं मिलते, कोई प्रूफ नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा कोई लेटर गायकवाड़ परिवार के पास में पहुंचा था, आया था। ये सारी चीज़ें थी। इस बीच में लगातार भूपत पुलिस को चकमा देता रहा, कई बार चैलेंज भी देता था। राजकोट में बताया जाता है कि कई दफ़ा उसने पुलिस स्टेशन के पास में आके चाय पी, हेयर कट के लिए वहाँ पे आता था, मूवी देखने के लिए भी गया। तो ये सब चीज़ें भी सामने आती हैं। एक और चीज़ उसके साथ में है कि उसने एक मंदिर पर ये कसम खाई थी कि 1000 लोगों को जब मार देगा उसके बाद यहाँ पे आएगा। तो ऐसे कई सारे क्लेम जो थे उसके अखबारों में छपते थे कि भूपत फलाने मंदिर पहुँचेगा जब वो इतने लोगों को मार देगा। तो ये सारी चीज़ें, लोकल पुलिस के ऊपर भी कई बार इल्ज़ाम लगे उसको शेल्टर देने के, क्योंकि उसने बॉन्ड, अपने कम्युनिटी बॉन्ड जो थे वो स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे। और इसी तरह से ये जो डकैत होते हैं, ये सब जो क्रिमिनल होते हैं, वो पनपते हैं,
कई बार जब लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं उनको सपोर्ट करने का। 1950 और 1952 के आसपास की ये बात है। भूपत का जो क्राइम का करियर था एक तरह से बहुत खतरनाक उछाल पर था और लोग इससे परेशान थे। लेकिन ये वही समय था जब भारत में पहले जनरल इलेक्शंस होने वाले थे 51 और 52 में। तो ये पहले जनरल इलेक्शन थे, पूरी वेस्टर्न मीडिया की इस पर नज़र थी और इसी दौरान वेस्टर्न मीडिया ने कई बार भूपत के बारे में भी छापा। सारी चीज़ें यहाँ पे लगातार चल रही थी। लेकिन इन इलेक्शंस का कई लोग ऐसे थे प्रिंसली स्टेट्स के जो विरोध कर रहे थे, इंटरनली विरोध कर रहे थे। ये खबरों में आता है, बताया जाता है कि कई ऐसे राजकुमार थे, छोटी जो रियासतें होती हैं उनके, जिन्होंने भूपत सिंह चौहान को हायर किया। एक तरह से ये मान लीजिए आज की भाषा में कि उसको हायर किया, इसलिए हायर किया कि जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सके चुनावों को। उसके थ्रू कई सारे लोगों को मरवाया जाता था जिससे कि सरकार के ऊपर ये बात जाए कि सरकार जो है इसी तरह से डेमोक्रेसी में काम करेगी। डेमोक्रेसी जो है वो सही नहीं है आप लोगों के लिए, डेमोक्रेटिक रूल जो है वो सही नहीं है, उससे जो कानून है वो टूटेगा ही, सही नहीं रहेगा। दोस्तों इस एपिसोड में आगे बढ़ें उसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ एआई के साथ देना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू का जैन एआई कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। स्टूडेंट्स के लिए भी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है। आप सब अपने करियर में एक बड़ी ग्रोथ दे सकते हैं, अपने काम में एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं इस एआई कोर्स के साथ में। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपको एक कोर्स मिल जाता है। जो प्राइस आपको दिख रहा है उस पर बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। वीजे लाइफ कोड लगा के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए, अपना कोर्स परचेज कीजिए, वीजे लाइफ कोड लगाइए और अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ दीजिए। आपको 40 आवर्स से ज़्यादा की लाइव क्लास मिल जाती है, ऑटोमेशन सीखने को मिलता है, आप प्रोफाइल बिल्डिंग सीखते हैं, खुद का एआई स्टूडियो बना सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, फ्री टूल्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं। तो जल्दी ही ज्वाइन करिए, अपने करियर को मजबूती दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो ओवरऑल जो रिपोर्ट्स में बताते हैं वो ये सब चीज़ है कि कई सारे ऐसे राजकुमार जिन्होंने भूपत को पैसे दिए, उसको सपोर्ट के लिए बुलाया, उन्हें डर ये था उन राजकुमारों को या उन प्रिंसली स्टेट्स को कि जब कांग्रेस आ जाएगी तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स करेगी, यहाँ पे उनको तकलीफ होगी, और दूसरी चीज़ प्रिंसली जो प्रिविलेज हैं उनके, प्रिंसली स्टेट्स के प्रिविलेज हैं वो सब यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं, वो कटने का भी डर था। तो इस वजह से भूपत सिंह चौहान को ये लोग चाहते थे आए और कांग्रेस का जो शासन है, या ये मान लीजिए कि स्पेसिफिकली कांग्रेस को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा था, पहले जनरल इलेक्शन होने वाले थे, तो ये लोग चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रूल जो है वो ना आए। इसकी वजह से उन राजकुमारों ने, इन राजघरानों ने हथियार दिए भूपत सिंह चौहान को, और ज़्यादा हथियार मुहैया कराए। लोकल पुलिस से कहा कि इग्नोर करना उसके कोई भी क्राइम अगर यहाँ पे होते हैं या कोई भी क्राइम आते हैं। और गवर्नमेंट का उस समय पर यह क्लेम आया था जब सरकार बनी उसके बाद भी, कि भूपत का यूज़ करके गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने का प्लान था इन सभी लोगों का, इन रियासतों का। विलेजर्स को ये दिखाना चाहते थे ये लोग कि डेमोक्रेटिक रूल आएगा तो लॉलेसनेस जो है वो बढ़ेगी, और कांग्रेस आई तो ये कंटिन्यू होगी। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं एक डकैत को इलेक्शंस, पहले इलेक्शन भारत के, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट शांता रामा राव ने एक अपना आर्टिकल भी लिखा था 1952 मई के महीने में। उन्होंने उसमें लिखा था कि भूपत और उसके गैंग ने बॉम्बे के, नॉर्थ बॉम्बे में कई सारे गाँव को लूट लिया है, विलेजर्स को मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है और ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो यहाँ पे सरकार ने, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जब की तो कई सारे प्रिंस ऐसे थे, राजकुमार थे, अब नाम क्योंकि नहीं लिए जा सकते हैं, तो कई सारे ऐसे राजकुमार थे जिनको अरेस्ट भी किया गया था। बॉम्बे में क्योंकि ऐसा एक इंसिडेंट भी हुआ था, इनोसेंट गांव वालों को मारकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगातार चल रही थी। खैर इसके बाद ये लोग तो अरेस्ट हुए जो राजकुमार थे, लेकिन भूपत फिर भी भाग गया था। मई 1951 में ही उसके ऊपर एक रिवॉर्ड 50,000 का उस समय पर इनाम जो था, डेड और अलाइव, वो डिक्लेयर किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था उसको एनफोर्स किया गया। प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे, लेकिन फिर भी ये जो पूरा इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने यहाँ पे सौराष्ट्र में अच्छी खासी सीट जो थी, 6 में से 6 पार्लियामेंट्री सीट जीती थी, और करीबन 60 के आसपास की जो असेंबली सीट थी वो भी यहाँ पे जीती थी, 55 के आसपास की। तो ये सब चीज़ें हुई। लेकिन इसके बाद अब जब सरकार बनी, लोकसभा में मई 1952 में आप देखिए कि एक डिबेट शुरू होती है। इस बार भी डिबेट का मुद्दा जो था वो भूपत सिंह चौहान था, एक डकैत। सोच सकते हैं कि एक डकैत ने कितना नाक में दम कर रखा था, पहले अंग्रेज़ों के, राजघरानों के, रजवाड़ों के, उसके बाद सरकार के, आज़ादी के बाद। तो एक जो डिबेट थी उसका टाइटल ये था कि एक्ट एक्सटेंड टू हंट बैंडिट्स लाइक भूपत। एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए
इलेक्शन जब ख़त्म हुए, ये एक्ट की जब बातें होने लगी सदन में, तो इसके बाद एक बहुत ही इंटेंस मैनहंट शुरू हुआ। पकड़ना ही था भूपत को कैसे भी, और इसके लिए एक बहुत ही फेमस पुलिस ऑफिसर वीजी कनिटकर 1933 बैच के ऑफिसर थे पुणे से। तो कनिटकर जो थे उनको यहाँ राजकोट रेंज का आईजी बनाया जाता है। राजकोट रेंज के आईजी बनते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, मराठी बुक थी, भूपत एक विलक्षण गुनहगार, ये उस बुक का नाम था, आप पढ़ सकते हैं उसको। उसमें उन्होंने इसके बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। उन्होंने ये बताया कि कैसे भूपत सिंह चौहान का क्रैकडाउन किया गया, उसके गिरोह को कैसे पकड़ा गया, कैसे कच्छ के जो ट्राइब्स हैं, कच्छ के डेजर्ट एरिया में जो ट्राइब्स रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनसे जाके स्किल्स सीखी गई। पंगी जिनको कहा जाता था, फुटप्रिंट ट्रैकर के जो आदमी के पैरों के निशान देख के बता दे कि कौन यहाँ से गुजरा होगा, क्या होगा, तो उस तरह के पंगी ट्रैकर जो होते हैं उनको यूज़ किया गया। भूपत के जो ट्रस्टेड एड्स थे, जो उसके क्लोजेस्ट लोग थे गैंग के, जैसे राणा हो गया, एक देवयत था, तो ये सब लोग अब पकड़े जाने लगे। इन सब चीज़ों के बाद कनिटकर ने, क्योंकि बहुत ही शानदार इंटेंस सर्च ऑपरेशन चलाया, सबसे पहले उसका जो एक ट्रस्टेड एड था देवयत, उसको लोकेट किया गया। एक गन बैटल हुई और उसमें देवव्रत को मार दिया जाता है। 2 पुलिस वाले भी इसमें शहीद हुए थे। भूपत यहाँ से घबरा गया। इसके बाद वो अलग अलग जगह पे भागता है, लेकिन इसके पहले एक और उसके गैंग को जो झटका लग चुका था, ये वेस्ट राजस्थान में लगा था। प्रभुदन सिंह नाम का एक और डकैत था जो उसके गैंग का ही मेंबर था, उसको भी पुलिस ने यहाँ पे मार गिराया था। तो अब ये भूपत के लिए बड़े खतरे की घंटी थी कि अब उसका भी नंबर आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। वो जाके कच्छ के डेजर्ट रीजन में छुप जाता है, यहाँ पे जाके गायब हो जाता है अचानक से। और देवयत के बाद तो सबको उसने सावधान रहने के लिए भी कह दिया कि सावधान रहो वरना कुछ भी हो सकता है। तो देवयत गया, उसके बाद उसका एक और जो साथी था वो पहले ही मर चुका था। अब बारी थी उसके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड की, जो उसका शुरुआती इन लोगों ने साथ में की थी इस गिरोह की, यानी कि राणा की। राणा जो था वो इस समय पर दरअसल आपको बताएं बड़ौदा चला गया था, बड़ौदा में था, और वहीं पे एक जगह पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया एक कॉलोनी के अंदर, और वहाँ पे जब राणा मिला तो उनके बीच में, पुलिस वालों के और राणा के बीच में एक गन बैटल होती है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और उस एम्बुश के अंदर राणा को भी मार दिया गया। अब जो था भूपत सिंह चौहान वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब उसने पुलिस वालों को टॉन्टिंग लेटर्स लिखना शुरू किए। इस तरह के लेटर्स लिखता था गुजराती में, जिसमें बोलता था, चैलेंज देता था कि अगली लूट का टाइम ये होगा, जगह ये होगी, रोक सको तो रोक लो, इस तरह की चीज़ें। उसको पता था कि जो आईजी कनिटकर हैं उनको लाया गया है, उन्हीं ने इसके गैंग के सारे लोगों को मारा है, तो उन्हें डिकरा कह के उन लेटर्स में बुलाता था, यानी कि बेटा कह के बुलाता था, जबकि कनिटकर उससे 10 साल बड़े थे। तो ये सारी चीज़ें लगातार वो करता था उकसाने के लिए पुलिस को। इन्फॉर्मर्स के उसने इस समय पर काफ़ी सारे जो उनको टॉर्चर किया, जितने लोग उसको पता चले कि ये गद्दार थे, इनकी वजह से उसका गैंग खत्म हो रहा है, उनको टॉर्चर किया। लेकिन ये वो समय था जब अब भूपत सिंह चौहान डर भी गया था। यहाँ पे उसने अपने गैंग को जब ख़त्म होता देखा तो वो यहाँ से सीधा पाकिस्तान भाग जाता है। अब जब पाकिस्तान भागा है भूपत सिंह चौहान, तो ये समय था जून 1952 का। उसने अपने 3 साथियों के साथ में बॉर्डर क्रॉस किया, और बाबा के भेस में ये लोग यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुँचे थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पहुँचे तो वहाँ के एक न्यूज़पेपर का एक डेट इस वजह से यहाँ पे सामने आती, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक पूरी खबर निकली थी। 6 जून 1952 की एक खबर थी, जिसमें कहा गया कराची के अंदर 4 लोगों को ऐसे पकड़ा गया। उनमें से एक बाबा के गेटअप में था, धार्मिक सन्यासी के वेश में था। इनके पास से अनलाइसेंस्ड रिवॉल्वर और एम्यूनिशन बरामद हुआ है। तो ये यहाँ पे इनको पकड़ लिया गया, क्योंकि जैसे ही इन्होंने क्रॉस किया, इन्फिल्ट्रेशन किया, तो पाकिस्तान आर्मी ने इनको पकड़ लिया था। ये सारी चीज़ें हुई। 1 साल के लिए उसको जेल होती है। जेल से निकलने के बाद अब भूपत को ये पता था कि भारत आएगा तो उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं यहाँ पे, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, आजीवन कारावास होगा। तो उसने भारत लौटने का निर्णय ही नहीं लिया। वो इस्लाम कन्वर्ट करता है, खुद को इस्लाम में कन्वर्ट करता है, नाम अपना नया रख लेता है अमीन यूसुफ, एक मुस्लिम वुमेन से शादी करता है, और वहाँ पे उसके बच्चे भी होते हैं। 4 बेटे 2 बेटियाँ बताई जाती हैं जो उसके हुए पाकिस्तान के अंदर ही। कराची के मार्केट में दूध बेचने का काम शुरू करता है, और वहीं पे एक अपना ये पूरा मिल्क का जो दूध का बिज़नेस था वो चलाने लगता है। भारत लेकिन लगातार पाकिस्तान से डिमांड कर रहा था कि एक्स्ट्राडाइट करो, एक्स्ट्राडिशन करो, प्रत्यर्पण करो, इसका भूपत सिंह चौहान का बहुत बड़ा डकैत है। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के पीएम से मिलते हैं और उनसे ये कहते हैं, उनसे एक मीटिंग में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भूपत जो है वो हमें सौंप दो। लेकिन आप देखिए कि ये बातचीत लंबी चली भी। इसमें पाकिस्तान ने एश्योरेंस दिया कि हम भूपत सिंह चौहान जो है उसको पकड़ के, यहाँ पे पाकिस्तान में जो रह रहा है उसको पकड़ के आपको देंगे, सौंपेंगे, भारत उसको भेजेंगे।
लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा की उसकी जो हरकत रहती है अपनी बात से मुकर गया। भूपत सिंह चौहान को कभी भेजा नहीं गया। जो आईजी कनिटकर थे उन्होंने अपनी बुक में स्पेकुलेशन उनका एक सामने उन्होंने दावा किया था कि इस तरह से एक शक जताया था कि हो सकता है कि वो अपनी पूरी जो आइडेंटिटी नई उसने बना ली थी वहाँ पे, तो वो मिल्क का बिज़नेस ही करता रहा, वहाँ पे दूध का बिज़नेस करता रहा। उसका एक साथी ज़रूर था अमर सिंह, जो भारत वापस लौटा पाकिस्तान से, जो उसके साथ में ही जिसने बॉर्डर क्रॉस किया था। भारत आके उसने अपना एक नया गैंग बनाने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में उसको जल्दी ही पकड़ लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। खैर पाकिस्तान में रहता रहा भूपत और साल 2006 आता है जब उसकी पाकिस्तान में ही मौत हो जाती है। भूपत ख़त्म हुआ पाकिस्तान में, लेकिन गिर के जंगलों में आज भी कहते हैं कि उसकी जो कहानियाँ हैं, जो उसके किस्से हैं वो सुनाए जाते हैं। इस तरह के कुख्यात अपराधी को, डकैत को ख़त्म करने वाले सर आईजी कनिटकर जो थे, तो उनके बारे में आपको बता दें 11 गैंग्स को उन्होंने इस समय पर ख़त्म किया था। 11 गैंग्स ख़त्म किए इस तरह के डकैतों के। 1968 में सीआरपीएफ के पहले डीजी बने थे, उनको हमारा सलाम है। लेकिन ये एक कहानी थी भूपत सिंह चौहान की, जिसने भारत के पहले जनरल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। और हो सकता था कि वो एक अच्छा एथलीट बन जाता, क्योंकि जिस हिसाब से मेडल जीतता था, लोगों की उसके ऊपर राय थी ओलंपिक्स में अगर जाता तो कोई हरा नहीं सकता था, तो अच्छा एक एथलीट बन सकता था। लेकिन सिस्टम के चलते एक सबसे पहले एक फॉल्स केस में फंसा और उसके बाद डकैत बन जाता है। तो ये आज का एपिसोड। अपने व्यू पॉइंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।